2000 करोड़ रुपए इन्होंने वेंटिलेटर के लिए खर्च करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने तय किया कि लगभग 58,000 वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे। लेकिन उसके बारे में भी जब हम लोगों ने पता करना शुरू किया तो जिन कंपनियों को ऑर्डर दिया गया था उनमें से कुछ कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का आइडिया तक नहीं था, तो वो 58,000 घटकर 40,000 पे आ गया। कि आप मेडिकली चीजों को काम करें या जो भी स्थिति है, एक दबाव फिजिकली नजर आना चाहिए मेरे ख्याल से। दुनिया भर के जो एनआरआईज बैठे हुए हैं और कलेक्टिव वे में सबको सामने आना चाहिए कि ऐसे कैसे चलेगा। क्योंकि एक तरफ ममता, दूसरी तरफ पूरी गवर्नमेंट जितनी है सब लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरीके से वेस्ट बंगाल, चाहे 3 सूबे और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुई है, पर सबसे हॉट स्पॉट वाज ए वेस्ट बंगाल। ना तो ममता आने वाले वक्त में इस देश की प्राइम मिनिस्टर होने वाली है, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। हर घर में अगर मातम है, हर घर का व्यक्ति अगर शमशान और अस्पताल के चक्कर लगाते हुए मरा है, तो अब आप सोचिए उसको ममता और मोदी नजर आएंगे। और पहली बार उस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर को बचाने की जद्दोजहद वो लोग करना चाह रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। एनआरआईज की भूमिका भी बड़ी होती है और शायद उनको दबाव बनाना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कौन सरकार चला रहा है, लेकिन एक सरकार तो है जिसका चेहरा है। उस एनआरआईज को मिलकर कलेक्टिव वे में सरकार पर एक दबाव तो बनाना ही चाहिए। गुड़गांव के एक अस्पताल में, कीर्ति अस्पताल है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो डॉक्टर छोड़ के भाग गए अस्पताल में। वहां के मरीजों ने पुलिस वालों को घेर लिया कि तुमने डॉक्टर को भागने कैसे दिया। एक अस्पताल में डॉक्टरों की पिटाई शुरू हो गई। एक जगह पे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि जब कुछ है नहीं तो हम क्यों आए और कैसे इलाज करें। एक तरफ लंग्स से लोग जूझ रहे हैं, जहां पे लंग्स के भीतर सीटी स्कैन जब कराते हैं और उसके बाद जो नजारा आता है वो पहला अटैक कोविड का वहीं पर हो रहा है, और आप इस दौर में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लापरवाही है या बेफिक्री है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने के बाद या उससे पहले क्या सिचुएशन है, क्या प्रेडिक्शन है? कुछ दिनों में पहले बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जीतकर आगे आए हैं, क्योंकि एक तरफ ममता, दूसरी तरफ पूरी गवर्नमेंट जितनी है सब लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरीके से वेस्ट बंगाल, चाहे 3 सूबे और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुई है, पर सबसे हॉट स्पॉट वाज ए वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द सिचुएशन एट दिस स्टेज? अभी क्या सिचुएशन चल रही है? लोग बोल रहे थे कि ममता बनर्जी आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्या, हाउ यू टेक दैट वन? देखिए, इस देश में जो क्राइसिस आई है उसने हमारा ये मानना है कि 2 स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। एक कॉरपोरेट का स्ट्रक्चर था जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तौर पर और तमाम चकाचौंध के साथ था। दूसरा इस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ममता का चुनाव जीतना और उस चुनाव जीतने के साथ लोगों का ये आशान्वित, लोगों तो हम नहीं कहेंगे, लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है बंगाल के इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर, लेकिन मान लीजिए शरद पवार है, केजरीवाल है, मायावती है, अखिलेश यादव है, फारूक अब्दुल्ला है, या कोई भी नेता जो आपको नजर आता है, इन सभी के सामने क्राइसिस सबसे बड़ा ये है कि ये जनता के सामने खड़े भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आज की तारीख में ये हो गया है। तो ये अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए फिर से उस पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं जिसमें मोदी वर्सेस ममता ही लोग देख लें। लेकिन हमारा मानना है कि अब ये नहीं चलेगा। ना तो ममता आने वाले वक्त में इस देश की प्राइम मिनिस्टर होने वाली है, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। क्या होगा? क्योंकि विपक्ष के तौर पर पहली बार इस प्रोसेस से निकलते निकलते जनता ही अपोजिशन की स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी। यह स्थिति पहली बार देश के भीतर बननी शुरू हो गई है। जनता जब विपक्ष के तौर पर खड़ी होती है तो आप किसी को नेता नहीं उसके में कह सकते हैं। कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये क्योंकि हर घर में अगर मातम है,
हर घर का व्यक्ति अगर शमशान और अस्पताल के चक्कर लगाते हुए मरा है, तो अब आप सोचिए उसको ममता और मोदी नजर आएंगे। हमें लगता है यह दुरु स्थिति पहली बार हो गई है इस देश के भीतर में, और इस क्राइसिस में वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस भी अपने को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हाईकोर्ट जो कड़े भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे तो मर्डर के चार्ज चलने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कहने से क्या होगा, उस कहे हुए शब्दों की उम्र एक दिन भी नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ऑक्सीजन नहीं तो जेनोसाइड है, ये इसकी उम्र कितनी देर है, बस एक दिन। अगले दिन अखबार में छपते छपते ये भी खबर छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जिंदगी और मौत से लड़ता हुआ भारत जो है वो उसके लिए ये छोटी चीजें हो गई हैं। और पहली बार उस इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर को बचाने की जद्दोजहद वो लोग करना चाह रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल जी, जैसे आपने बताया है कि न्यायिक सिस्टम है वो भी उधर फेल होता नजर आ रहा है, गवर्नमेंट तो फेल है ही है। व्हाट डू यू थिंक, आर देयर चांसेस फॉर द सिविल वॉर इन द नियर फ्यूचर देन? नहीं है, सिविल वॉर की स्थिति आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सिविल वॉर जिसे भी आप कहते हैं उसकी एक दूसरी परिभाषा होती है एनार्किज्म, और ये नजर आने लगा है। जैसे दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव है, गुड़गांव के एक अस्पताल में, कीर्ति अस्पताल है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो डॉक्टर छोड़ के भाग गए अस्पताल को। वहां के मरीजों ने पुलिस वालों को घेर लिया कि तुमने डॉक्टर को भागने कैसे दिया। एक अस्पताल में डॉक्टरों की पिटाई शुरू हो गई। एक जगह पे डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि जब कुछ है नहीं तो हम क्यों आए और कैसे इलाज करें। यह छिटपुट स्थितियां जो हैं ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां पर सिविल वॉर हम नहीं कहते हैं, इसको एनार्किज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी जो है वह उस राजनीति के हथेली पर नाचती है जिसके पास सारे पावर्स हैं, और उसको छीन पाने की स्थिति, क्योंकि ये कल्पना के परे है। जब देश की ऐसी स्थिति है फिर भी इस देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में ही काम कर रहा है। 13,500 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट नया बनना है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का घर बनना है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट का घर बनना है। सवाल ये नहीं है कि उतना पैसा भारत के पास तो खूब पैसा है, लेकिन सवाल ये है कि ये दिल्ली के बीचों बीच जहां पर काम चल रहा है, आज भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। बड़ा हर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो धूल उड़ती है, और मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में संकट लंग्स का ही है। एक तरफ लंग्स से लोग जूझ रहे हैं, जहां पे लंग्स के भीतर सिटी स्कैन जब कराते हैं और उसके बाद जो नजारा आता है वो पहला अटैक कोविड का वहीं पर हो रहा है, और आप इस दौर में कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लापरवाही है या बेफिक्री है, क्या है ये जो सिचुएशन? हाँ जी वाजपेयी जी, जो सिचुएशन अभी बन रही है उसमें, क्योंकि आई रिमेम्बर जैसे लास्ट ईयर 2020 में कोविड शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसे दिए थे कि कल सिचुएशन ऐसी आती है, क्योंकि उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। व्हाट हैपेंड विद दैट फंड? क्या बना उस फंड का? क्या प्रॉपर यूटिलाइज हुआ? मेरे ख्याल से लगातार चल भी रहा है, और हमने जो आपसे कहा 2000 करोड़ रुपए इन्होंने वेंटिलेटर के लिए खर्च करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने तय किया कि लगभग 58,000 वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे। लेकिन उसके बारे में भी जब हम लोगों ने पता करना शुरू किया तो जिन कंपनियों को ऑर्डर दिया गया था उनमें से कुछ कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने का आइडिया तक नहीं था, तो वो 58,000 घटकर 40,000 पे आ गया। उसके बाद जो डिलीवरी हुई वह तकरीबन 28,000 वेंटिलेटर की डिलीवरी हुई। वह जिन जिन अस्पतालों में गई उन अस्पतालों में, उन सभी तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम यानी 60% प्लस अस्पतालों में इंजीनियर्स नहीं थे जो उस वेंटिलेटर को भी चला पाते। धूल फांकने लगी, और सितंबर अक्टूबर के बाद से जो वेंटिलेटर को लेकर जो सक्रियता थी सरकार की वह भी खत्म हो गई, कि उन्होंने मान लिया था कि कोविड अब इस देश में नहीं आ रहा है, खत्म हो गया, तो चीजें खत्म हो गई। तो वेंटिलेटर के ऑर्डर्स जिन कंपनियों को दिए गए उनसे जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हाँ दोबारा ऑर्डर हमारे पास नहीं आया। लेकिन अब जब सेकेंड वेव आई तो उसी में से एक कंपनी ने जानकारी दी कि गुजरात के हॉस्पिटल्स के लिए हम लोगों ने 1000 वेंटिलेटर बनाए हैं, 1000 या कुछ कम वेंटिलेटर्स बनाने का जिक्र हुआ है।
इसका मतलब है जो पीएम केयर्स का जो पैसा था, और इसके बाद ये देखिए इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर 8 महीने सिर्फ बेड ही लगती रही। तुम लाओगे, और सबसे सस्ते में लगता है ऑक्सीजन प्लांट 162 ऑक्सीजन प्लांट के जो गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर किए हैं, उसकी टोटल कीमत जो है वो 201 करोड़ की है, यानी प्रति प्लांट जो है लगभग वो 1.25 करोड़ के लगभग बैठता है जी। 1 करोड़ 25 लाख इतना बैठता है। और इस देश के भीतर में प्रोजेक्ट्स जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट भी है, 13,500 करोड़ रुपए उसमें लग गए। अलग अलग प्रोजेक्ट जिन पे खर्च किया गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के नाम पर, उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए। एक हवाई जहाज तैयार हो गया एयरफोर्स 1 की तर्ज पर, उसमें भी कुछ 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी 3600 करोड़ की मूर्ति बना दी। चीजें डिमोलिश हो गई है, और डिमोलिश हो रहे सिस्टम के भीतर में टारगेटेड पहली बार वही 5 स्टार कल्चर, 5 स्टार पॉलिटिक्स, 5 स्टार कैपिटल है जो अभी तक इस देश में सत्ताधारी था, सत्ता जिसके पास थी, उससे लेकर जब उम्मीद खत्म हो जाएगी जनता की, तो उसको बचाने की जद्दोजहद में सरकारें लगी हैं, कॉर्पोरेट लगा है, पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं अभी भी, लेकिन भरोसा लोगों का डिग गया है। वाजपेयी जी, आपने समय निकाला, आपका धन्यवाद। दिल्ली में, भारत में लाशों के ढेर लग रहे हैं, हम इधर यूरोप में बैठे, नॉर्थ अमेरिका में बैठे, इधर वो मंजर देखकर हम इधर तड़फ रहे हैं। एनआरआईज के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपकी तरफ से? व्हाट वी कैन डू, हम इधर बैठे क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एनआरआईज की भूमिका भी बड़ी होती है, और शायद उनको दबाव बनाना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कौन सरकार चला रहा है, लेकिन एक सरकार तो है जिसका चेहरा है। उस एनआरआईज को मिलकर कलेक्टिव वे में सरकार पर एक दबाव तो बनाना ही चाहिए कि आप मेडिकली चीजों को काम करें, या जो भी स्थिति है, एक दबाव फिजिकली नजर आना चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया भर के जो एनआरआईज बैठे हुए हैं, और कलेक्टिव वे में सबको सामने आना चाहिए कि ऐसे कैसे चलेगा। जी, बहुत बहुत वाजपेयी जी, धन्यवाद आपका, और शुभ इच्छाएं। आप अपना ध्यान रखिए। उम्मीद है कि जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, पले हैं, खेले हैं, उस मिट्टी की हमें आज भी चिंता है। चाहे हम दूर मुल्कों में आकर अच्छे बस गए, अच्छे सेटल हो गए, हमेशा हमारी चिंता यही रहती है कि वो भारत जहाँ से हम आए हैं वो हमेशा बड़े फूले, तरक्कियाँ करे। पर जब ऐसी सूचनाएं मिलती हैं तो मन उदास होता है। और आप जैसे जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, जो सच्चाई ले आकर दुनिया के सामने बताते हैं कि उस मुल्क में हो क्या रहा है। उसके लिए शुभ इच्छाएं, शुभ दुआएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय फिर बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।